दखलत कर करके पाकिस्तान की सियासत को और पूरे स्ट्रक्चर को तबाह किया। तो इमरान खान की ये सोच तब से बनी हुई थी कि हर हाल में पाकिस्तान का अब एक ही हल है कि सियासतदानों को और सिविलियंस को उनका काम करने दिया जाए, तमाम इदारे अपना अपना काम करें। हालांकि माजी में इमरान खान साहब इससे मुख्तलिफ सोचते थे, पूरी कौमी अलग सोचती थी, लेकिन अच्छा हो गया कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद लोगों की सोच में तब्दीली आई और लोगों को समझ आई कि एक्चुअली पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजरिम कौन है जिसने पाकिस्तान को अपने ज़ाती मफाद के लिए यहां तक पहुंचाया। देखें, इससे पहले जब भी किसी ने यह आवाज़ उठाई ना सिविलियन सुपरमेसी की, तो उसके साथ बहुत सारे इल्ज़ामात लगे हुए होते थे। उनमें से कुछ झूठे और कुछ सच्चे होते थे, लेकिन उन लोगों के करैक्टर इतने बड़े नहीं थे। ये पहली मर्तबा इमरान खान साहब का करैक्टर इतना बड़ा था और उनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट इतना ज्यादा था। इमरान खान साहब ये कहते हैं ना अक्सर कि मुझे लोग 50 साल से जानते हैं। तो बात यही है कि लोग अपने एक जाती जान पहचान वाले आदमी को जब उन्होंने देखा कि इसके साथ भी ये हो सकता है, तो फिर उन्हें पहली मर्तबा ऐसा लगा कि झूठ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बोलती है, सियासतदान नहीं बोलते। तो इमरान खान साहब इतनी फेस सेविंग तो दे सकते हैं, इससे ज्यादा वो क्या देंगे। अब अलीमा खानम ने तरदीद कर दी है, उन्होंने कहा जी कि हमने बात की है बैरिस्टर गौहर से और बैरिस्टर गौहर ने हमें यकीन दिलाया है कि इमरान खान साहब की साबिक आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी से कोई मुलाकात नहीं हुई। दूसरी जानिब जो जर्नलिस्ट ये क्लेम कर रहे हैं कि ये मुलाकात हुई है, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी लोगों ने कंफर्म किया कि मुलाकात हुई है। खासतौर पर रजी ताहिर साहब ने यह बात की है। अब एक तरफ कुछ सहाफी है वो ये कह रहे हैं कि जी मुलाकात हुई है, दूसरी तरफ बहुत सारे लोग चुप भी हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अलीमा खानम कह रही हैं कि ये मुलाकात इमरान खान साहब की नहीं हुई, लेकिन अगर मुलाकात हुई या नहीं हुई, दोनों सूरतों में जो एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए था वो नहीं मिला। और इसका नतीजा आप गिलगित बल्तिस्तान में और आजाद कश्मीर में देख रहे हैं। इसका नतीजा आप खैबर पख्तूनख्वा में जो साजिशें बढ़ रही हैं उसमें भी आप देख रहे हैं। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एग्जैक्टली वही कर रही है जो वो पिछले 70 साल से करती आ रही है, लेकिन इस मर्तबा वो जरा थोड़ा सा सामने आकर कर रहे हैं और अपनी मकबूलियत की कीमत अदा करके कर रहे हैं। लोगों के सामने जो है वो नंगेपन का शिकार हैं, तो लोग अब जानते हैं सारा कुछ। अलीमा खानम ने कहा जनाब कि हमने चेक किया बैरिस्टर गौहर से, ये खबर मुकम्मल तौर पे फेक है। गलत मालूमात इसलिए फैलाई जा रही हैं ताकि इमरान खान साहब के साथ जो टॉर्चर हो रहा है कैद तन्हाई वाला, उससे तवज्जो हटाई जा सके। उन्होंने कहा जी कि जो फैक्ट हैं वो मंदरजा झेल हैं कि इमरान खान साहब को इलाज की सहूलत नहीं दी जा रही अस्पताल में उनकी आंख के हवाले से, उन्हें अपने बेटों से बातचीत करने की इजाजत नहीं दी जा रही और उन्हें किताबें नहीं दी जा रही 6 महीने से, और उन्हें टेलीविजन की सहूलत भी मैसर नहीं है कि वो उससे देख ले और कुछ उनको इन्फॉर्मेशन मिले, और उन्हें किसी से भी राब्ता करने की बाहरी दुनिया से इजाजत नहीं है। सिर्फ एक वकील है जिसके थ्रू 1-2 दफा मालूमात आई, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हकीकत तो ये है। तो अब ये जनाब सारी चीजें अलीमा खानम ने की हैं। हकीकत तो सामने आ ही जाएगी, मुलाकात हुई या नहीं हुई, लेकिन नतीजा पहले ही आपके सामने आ गया। देखिए ना, यहां पे अगर खुफिया मुलाकात होती है तो वो तो रिपोर्ट नहीं होती। खुफिया मुलाकात को रिपोर्ट करने के पीछे भी फिर एक मकसद होता है कि मालूमात अब निकालो बाहर, अब मालूमात बाहर निकालो, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई हमें इसका बेनिफिट हुआ नहीं है। अब देखें ना, फर्ज करें आप कुछ अरसे बाद इमरान खान की कोई बहन मिलती जाकर जेल में इमरान खान से, और इमरान खान कहते कि मुझे मिलने आया था अशफाक परवेज कियानी, मुतालबात लेकर आया था, मैंने इनकार कर दिया। वो बाहर आकर बताती तो बड़ी बेइज्जती हो जाती पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की। तो ये भी हो सकता है, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ये नहीं करना होता, जर्नैल ने खुद फोन करके बताना होता है ये खबर है। 100 उनके पॉलिटिकल और सोसाइटी के अंदर बेशुमार उनके लोग काम कर रहे होते हैं, वो किसी तरह भी खबर इस तरीके से निकालते हैं बाहर के, जो खबर देने वाला होता है उसको भी आइडिया नहीं होता ये खबर जनरेट कहां से हुई और चली कहां से। बहरहाल बैरिस्टर गौहर ने अलीमा खानम को यह बताया और उसके बाद बैरिस्टर गौहर पहुंच गए स्कर्दू। यानी बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो शख्स हैं जिन्हें इजाजत मिल गई कि आप स्कर्दू चले जाएं। अब ये कंपेन क्या चलाएंगे, बैरिस्टर गौहर पब्लिक वाले आदमी नहीं है, और कंपेन चलनी क्या है, वहां पे जो हालात हैं वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। लेकिन जिन लोगों को जाना चाहिए था ना, मेरी नजर में जिन लोगों को जाना चाहिए था, अली मोहम्मद खान साहब वहां अच्छा काम कर सकते थे, शहरयार अफरीदी को जाना चाहिए था, जुनैद अकबर वो बेचारे गए भी, शानदाना गुलजार बड़ा शानदार काम कर सकती थी खवातीन में जाके, कुछ और खवातीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो बड़ा अच्छा काम कर सकती थी, असद कैसर उन्होंने कोशिश भी की, आतिफ खान हो गए, फैसल अमीन गंडापुर हो गए, ये जा सकते थे वहां, बड़े जलसे जुलूस कर सकते थे। शाहिद खट्टक बड़े मुतहर्रिक आदमी हैं, वो जा सकते थे। फैसल जावेद नियाजी इमरान खान के जलसों में तकारीर करते थे, वहां जा सकते थे। आजम सवाती, खुरम दिशान
और इन जैसे दर्जनों लोग हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास, कोई कमी नहीं है उनके पास। ये लोग जाके वहां कंपेन कर सकते थे, लेकिन किसी को वहां जाके कंपेन करने की इजाजत ही नहीं दी जा रही। हाँ, बैरिस्टर घोर को छोड़ा गया है। बैरिस्टर घोर जो है वो पब्लिक के अंदर जाने वाले बंदे ही नहीं है, वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के बंदे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ तो बैरिस्टर घोर को इजाजत मिली, दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मकामी रहनुमा और जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उम्मीदवार, उन्हें नजरबंद किया हुआ है। फस्तायत और नाइंसाफी अपने अरूज पे है। एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की रियासती मशीनरी की मदद से जलसे करवाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हल्का 2 से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार अतीक पीरजादा को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घर में नजरबंद कर दिया है और कंपेन तक करने की इजाजत नहीं दी जा रही। तो ये नाजरीन इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सूरत हाल है कि बेचारे अब नजरबंदियों पे उतर आए हैं। उम्मीदवारों को नजरबंद कर दो, ये बाहर जाए ना, पब्लिक में ये वोट मांगे ही ना, इनको वोट पड़े ही ना। फिर इसके अलावा जितने वोटर हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, उनको उठा के दूर दराज इलाकों में मुंतकिल कर दिया ताकि वो वोट डाले ही ना। और तीसरा यह है कि फॉर्म 47 जिंदाबाद, वो तो मौजूद है। अब नवाज शरीफ को भी एनओसी मिल गया है बाकायदा। यहां मीडिया पे कल नवाज शरीफ का रिजल्ट कार्ड आया हुआ था, अब नवाज शरीफ का जो है वो एनओसी भी आ गया मीडिया के ऊपर। ये नवाज शरीफ को एनओसी दिया गया कि जनाब आप आ जाएं और आकर यहां कंपेन करें। नवाज शरीफ से पहले नवाज शरीफ के बहुत बंदे पहुंच गए वहां पे गिलगित बल्तिस्तान में, उनमें से किसी को एनओसी नहीं चाहिए था। शहबाज शरीफ का कैबिनेट मेंबर है इख्तियार वली, वो भी चला गया वहां पे। तो इस तरह एक एक करके बहुत सारे लोग वहां चले गए हैं। पीएमएल-एन के ख्वाजा साद रफीक वहां पे मौजूद है, बाकी लोग वहां पे मौजूद हैं। तो पीटीआई के लोगों को नजरबंद किया जा रहा है, उन्हें इजाजत नहीं दी जा रही, जबकि पीएमएल-एन को पूरा फैसिलिटेट किया जा रहा है और पीपल्स पार्टी को भी किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी का गवर्नर पहले पहुंचा, गवर्नर पंजाब को पहुंचाया गया गिलगित बल्तिस्तान, वो वहां पे पहुंचता है, उसके बाद वो इस्तकबाल करता है बिलावल का वहां पे, और बिलावल की बहन भी। तो ये लोग गए, इनको भी जनाब एनओसी जारी कर दिया गया। बिलावल ने वहां तकरीर की है। अब ये एक तो तकरीर जो है वो पूरे सरकारी वसाइल, सरकारी प्रोटोकॉल, सारी चीजें इस्तेमाल की गई, लेकिन तकरीर बड़ी मजे की है बिलावल की। बिलावल ने कहा जी हमसे यहां पे नशिस्तें छीनी गई थी। बिलावल को पता ही नहीं है कि छीनना किसे कहते हैं। 2024 का इलेक्शन हुआ ना, वहां जो सीटें छीनी गई थी उसे सीटें छीनना कहते हैं। जिस तरह बिलावल की बहन को इलेक्शन जितवाया गया, सारे उम्मीदवारों को उठा लिया, अगवा कर लिया, कागजात छीन लिए, गायब कर दिया, पर्चे कर दिए, गिरफ्तारियां कर दी और अकेली को मैदान में छोड़ के बिला मुकाबला जितवा दिया, इसको कहते हैं सीट छीनना। तो बिलावल को तो पता ही नहीं है सीट छीनना किसे कहते हैं, ये तो खुद सीट छीनने वालों में शामिल है। फिर बिलावल ने कहा कि फॉर्म 45 का बंदोबस्त आप कर लें, फॉर्म 47 का मैं कर लूंगा। बात तो ठीक है, पहले भी इन्होंने फॉर्म 47 ही हासिल किया था आसिम मुनीर साहब के तरले मिन्नत करके, और अभी भी ये फॉर्म 47 ही हासिल करेंगे। बिलावल ने एक और बड़ी जबरदस्त बात की, उसने कहा जी मैं यहां पे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की वजारत खत्म करने का मुतालबा करता हूं। बिलावल साहब, आपने कमरुज़्ज़मान कायरा को भी इस वजारत पे रखा, दीगर लोगों को भी इस वजारत पे रखा, आपकी हुकूमत ने इस वजारत को खत्म नहीं किया, लिहाजा आपका नहीं बनता इस बारे में बात करना। आज भी आपकी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन की मिलकर है। एक बात याद रखिएगा, बजट भी ये मिलकर पास करवाते हैं, आईनी तरमीम भी ये मिलकर करते हैं, ये हुकूमत भी इन्होंने मिलकर बनाई हुई है, और ये आपस में नूरा कुश्ती करके गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को दिखा रहे हैं कि देखो हम तो आपस में लड़े हुए हैं। वो नून लीग वाले जो है पीपल्स पार्टी के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो नून लीग के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं। वो आपस में एक जाली लड़ाई लड़के इलेक्शन का माहौल बना रहे हैं, और उन दोनों में से किसी की जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ कोई कंपेन करे, क्योंकि उससे रिएक्शन आता है, लोग खड़े हो जाते हैं। लिहाजा वो दोनों जो हैं, वो एक उठता है वो उठ के नून लीग की बुराई करता है, नून लीग वाला उठता है उठ के पीपल्स पार्टी वाले की बुराई करता है, और इस्लामाबाद में सबका गठजोड़ है, आपस में मिलकर बैठे हुए हैं। मोहसिन नकवी जो जरदारी साहब का मुंह बोला बेटा है, वो शहबाज शरीफ के साथ बैठ के मामला तय करके आ गया कि गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत कैसे बनानी है, किसकी बनानी है और क्यों बनानी है, और कौन कहां पर होगा और किसको कितनी सीटें मिलेंगी। तो फॉर्म 47 और फॉर्म 45, बिलावल कहता है 45 तुम ले और 47 मैं ले आऊंगा, तो ये तो बात ठीक है बिल्कुल, क्योंकि 47 जारी करती है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अभी तक फिलहाल, तो वो तो बिलावल उनसे ले लेगा। फिर वो कहता है वजारत खत्म करो, तो वजारत खुद खत्म कर देता। और एक और बात की बिलावल ने कि महंगाई मैं खत्म करूंगा गिलगित बल्तिस्तान से। आप अंदाजा करें, ये बंदा महंगाई खत्म करेगा। पाकिस्तान में जितनी महंगाई है उस सारों के लिए ये जिम्मेदार है, और ये वो नौसरबाज है जिसने इलेक्शन में क्या कहा था कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दूंगा, और हुकूमत